हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का नियम। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी का नियम। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको गैसों की द्रव्य विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। हिंदी का नियम क्या है, उसकी सीमाएं क्या है और हिंदी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी का नियम क्या है। देखिए, ये वैज्ञानिक हिंदी जो थे, इन्होंने सन 1803 में अपना एक नियम दिया था गैसों की द्रव्य विलेयता के लिए, जिसको हम हिंदी के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि अगर हम ताप को स्थिर रखें और उस ताप को स्थिर रख के किसी भी द्रव में अगर हम गैस को घोलते हैं, तो फिर घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है वो उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। घुली हुई गैस की मात्रा आरोपित दाब के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को लिखते हैं हम, उसके बाद इसके आगे की कहानी को समझते हैं। हेनरी का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेनरीज लॉ। तो लिखेंगे इसके बारे में, इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने सन 1803 में किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुली हुई गैस का जो द्रव्यमान होता है वो उस पर आरोपित दाब के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। अगर हमने घुली हुई गैस का द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, स्मॉल m, और दाब होता है बच्चों P, प्रेशर, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा P के। और यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो आएगा Kp। क्या आएगा बच्चों, Kp। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां
के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। और m क्या है बच्चों, घुली हुई गैस का द्रव्यमान, घुली हुई गैस का द्रव्यमान। और P क्या है, आरोपित दाब है, आरोपित दाब। तो ये क्या है बच्चों, क्या बताया था उन्होंने कि अगर हम ताप को स्थिर कर दें और तब हम किसी भी द्रव्य लायक में किसी गैस को घोलते हैं तो घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है, घुली हुई गैस का जो द्रव्यमान होता है वो उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात जितना हम दाब बढ़ाएंगे उतनी ही गैस अधिक मात्रा में घुल जाएगी, यानी m इज प्रपोर्शनल टू P। तो m बराबर क्या आया बच्चों, Kp। और जहां के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, और m क्या है, घुली हुई गैस का द्रव्यमान है, और P क्या है, आरोपित दाब है। अब इस नियम को हम अगर विलेयता के रूप में देखना चाहे, गैस की जो विलेयता है उसको मोल अंश के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं हम। किसके रूप में, मोल अंश के रूप में क्या संबंध होता है इसमें। तो आइए देखते हैं मोल अंश के रूप में कैसे लिखते हैं इसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तब हम लिखेंगे, तब हेनरी के नियम से क्या लिखेंगे बच्चों, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब यानी कि P, आंशिक वाष्प दाब क्या होगा बच्चों, P होगा। आंशिक वाष्प दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब यानी P गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है बच्चों, चाई। अर्थात जो P होगा वो समानुपाती होगा चाई ऑफ गैस के, यानी गैस का मोल प्रवाह, गैस का मोल अंश। और ये गैस पर आरोपित क्या है बच्चों, दाब है। अगर यहां से हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो P बराबर आता है बच्चों KH और चाई ऑफ गैस। KH क्या है, जहां हेनरी स्थिरांक है। और यहां से अगर KH बराबर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, KH बराबर P बट्टे चाई ऑफ गैस। यहां पे लिख सकते हैं जहां KH क्या है बच्चों, KH है हेनरी स्थिरांक, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। अब यहां से एक चीज और समझ लें
कि KH जो हेनरी स्थिरांक है इसका मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक गैस के लिए KH का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और P अपॉन चाई ऑफ गैस है, अर्थात KH बराबर कितना, P अपॉन चाई ऑफ गैस, यानी कि ये जो KH है ये चाई के क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है, 1 अपॉन में ही तो है ना ये, तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर KH का मान बढ़ता है, KH का मान बढ़ता है तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, गैस की विलेयता कम हो जाएगी। और KH का मान कम होता है तो विलेयता गैस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आशा करता हूं बच्चों कि ये सारी जानकारी आपके समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए। इसके बाद हम आगे हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग कराने वाले हैं। तो आप सबने ये नोट कर ही लिया होगा बच्चों, अब बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं, अर्थात हेनरी का नियम किन कंडीशंस में लागू होता है, क्या क्या परिस्थितियां हैं, तो उनको हम सीमाएं कहते हैं। सीमाओं के बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण 2 पॉइंट बताए थे हमने, उन दोनों पॉइंटों को आपको नोट करा देते हैं। तो नोट में लिखेंगे बच्चों, नोट में नंबर पहला पॉइंट, KH का मान प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। KH का मान प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है। दूसरी बात, KH का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा होगा गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। यानी KH का मान जितना अधिक होगा गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी। अगर KH का मान कम होगा तो गैस की विलेयता अधिक होगी। अब इसके बाद लिखते हैं हम हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो क्या क्या सीमाएं हैं, देखो नंबर 1, हमने बताया कि दाब अधिक होना चाहिए, लेकिन दाब बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए,
और ताप को हमने क्या रखा है बच्चों, स्थिर रखा है। तो ताप को स्थिर तो रखा है, लेकिन ताप बहुत कम नहीं करेंगे, जितना होना चाहिए उतना तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगला पॉइंट, जिस गैस पर हम हेनरी का नियम लगा रहे हैं वो गैस किसी भी द्रव में या विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, तभी तो उस पर दाब बढ़ाकर हम गैस को घोलेंगे। और यदि वो गैस अधिक घुलनशील हुई तो वो ऑलरेडी घुली जाएगी, तो फिर क्या मालूम पड़ेगा कि इस पे हेनरी का नियम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगला पॉइंट है बच्चों कि गैस विलायक में घुलने के बाद ना तो संगुणित होनी चाहिए और ना ही वियोजित होनी चाहिए। मतलब ना तो उसकी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़नी चाहिए और ना ही वो अदरवाइज मतलब परमाणु में टूटनी चाहिए, आयनों में टूटनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इतनी कंडीशंस पे हेनरी का नियम लागू होता है बच्चों। तो नंबर 1 लिखेंगे कि दाब दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, गैस विलायक में कम घुलनशील होनी चाहिए। गैस विलायक में कम घुलनशील होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, गैस विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं एच करके, जैसे NH3 व HCl गैस, ये NH3 और HCl गैस ऐसी गैसें हैं बच्चों जो जल में बहुत अधिक घुलनशील होती हैं। ये अगर हम इनको जल में घोलें तो ये जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। तो जब हम इनको जल में घोल रहे होंगे उस स्थिति में ये हेनरी के नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगी। कब? जब हम इनको जल में घोलेंगे, क्योंकि जल में तो ऑलरेडी ये बहुत घुलनशील है। और यदि हम इन दोनों गैसों को बेंजीन में घोल दें, बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक है। तो अगर उसमें हम घोलते हैं तो ये बेंजीन में कम घुलनशील होती हैं, और जब बेंजीन में कम घुलनशील होती है तब इन पर हेनरी का नियम काम करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि NH3 व HCl जल में अधिक घुलनशील होती हैं। इसलिए चलो ऐसे लिख देते हैं, इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे परंतु NH3 व HCl
गैसें गैसें बेंजीन में, किसमें बच्चों, बेंजीन में कम घुलनशील है, कम घुलनशील हैं, इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं। समझ में आया होगा बच्चों कि NH3 और HCl को जब हम जल में घोलेंगे तब तो जल में तो बहुत अधिक घुलनशील है, तब ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगी। और जब हम इनको बेंजीन में घोलेंगे तो उसमें ये कम घुलनशील होती है, तब ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हेनरी के नियम की सीमाएं थी, इनको आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या क्या अनुप्रयोग हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे एक अनुप्रयोग होता है इनका, जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, और वहां जो है उसकी सांद्रता भी कम हो जाती है। तब उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है बच्चों, उनका शरीर कमजोर होने लगेगा, उन्हें चक्कर आने लगेंगे, थकावट होने लगेगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इस अवस्था को बच्चों हम क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। तो एक तो ये अनुप्रयोग है बच्चों। दूसरा, जो जितने भी आपके शीतल पेय और सोडा वाटर हैं, मतलब शीतल पेय का मतलब हो गया कोल्ड ड्रिंक्स जितनी आती हैं, पेप्सी जितनी आती हैं, तो इनमें जो CO2 गैस घुली होती है, तो CO2 गैस को कैसे घोला जाता है? सभी बोतलों को कंपनी में क्या कर दिया जाता है, एक तरफ से लगा के उसमें नोजल लगा के और कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का कनेक्शन कर देते हैं हत्थे से। उस हत्थे में एक दाब मापी लगा होता है, उसको जब तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है बच्चों कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने लगती है और दाब बढ़ने लगता है। जब अधिकतम दाब हो जाता है, जिस दाब पर वो गैस उसमें घुल जाती है, उसी दाब पर उन बोतलों को पैक कर दिया जाता है। तो मार्केट में जब आती है वो बोतल, उसके बाद जब आप लोग उसको खरीद के लेके आते हो और उसको जब खोल करके गिलास में डालते हो, तो तुमने देखा होगा कि जैसे ही गिलास में उसको डालोगे तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बुलबुलों के रूप में CO2 गैस निकल जाती है। अब वो CO2 गैस निकलती क्यों है? क्योंकि उसे जिस दाब पर उस द्रव में घोला था वो दाब उससे हट गया बच्चों। क्या हो गया? दाब उससे हट गया। और जब दाब उससे हट जाएगा
तो वो गैस की जो विलेयता है द्रव में वो भी घटने लगेगी, तो वो धीरे धीरे करके बुलबुलों के रूप में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। अगर आपने पेप्सी को तत्काल पिया तो उसका टेस्ट कुछ अलग होगा। अगर उसको आपने गिलास में डाल के कुछ समय के लिए रख दिया ऐसे ही, तो फिर बाद में बच्चों को केवल और केवल मीठा पानी रह जाता है, क्योंकि उसमें से CO2 गैस निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि जिस दाव पर उसको घोला गया था वो दाव उससे हट गया। एक और अनुप्रयोग होता है बच्चों, जैसे जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें भरी हुई होती हैं। तो देखा ये गया कि जब वो गोताखोर समुद्र में जाते थे तो हम सब पर नेचुरली जो प्राकृतिक है बच्चों, वो एक एटीएम दाब तो सब पर लगता है, एक वायुमंडल दाब तो सब पर लगता है। तो फर्स्ट लेयर पर पानी की पे एक एटीएम दाब तो लगता ही है। लेकिन जैसे जैसे वो पानी में अंदर उतरते जाते थे तो पानी का दाब प्लस वो दाब, तो ऐसे करके उनके ब्लड में वो गैस अधिक मात्रा में घुल जाती थी, और जब अधिक मात्रा में घुल जाती थी तो जब वो बाहर आते थे तो वो रक्त के बहाव में एक अवरोध उत्पन्न होता था उनकी कोशिकाओं में, और उस अवस्था को बोलते थे बैंड बच्चों। तो उस स्थिति में गोताखोरों की क्या हो जाती थी? मृत्यु तक हो जाती थी, यानी प्राण घातक तक सिद्ध होती थी। तो इसलिए अब उनके सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम गैस की जो विलेयता है बच्चों वो बहुत कम होती है, लगभग 11.2% के करीब होती है। तो इसलिए वो जब कब विलेयता कम होती है तो कम घुलती है, तो उस गैस को मिलाया जाता है। तो यही एप्लीकेशन है बच्चों हेनरी के नियम के। तो आइए लिखते हैं। नंबर फर्स्ट है शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। और अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, अर्थात O2 की सांद्रता कम हो जाती है, इसलिए अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के शरीर में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे उनके सोचने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। शरीर क्या होने लगता है बच्चों? कमजोर होने लगता है। इस अवस्था को एनोक्सिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एनोक्सिया। इस अवस्था को एनोक्सिया कहते हैं। तो ये बच्चों मेन पॉइंट है, ये वाला क्या कहते हैं बच्चों? एनोक्सिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हेनरी के नियम के एप्लीकेशंस हैं, इनको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और इसके बाद हेनरी के नियम पर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब हेनरी के नियम पर बच्चों एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन का आंशिक दाब एक बार है। यदि विलयन में 5.00 गुणा 10 की घात -2 ग्राम एथेन हो तो विलयन का आंशिक दाब क्या होगा? आंशिक दाब क्या होगा? देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन युक्त, ये घुली हुई गैस की मात्रा है, ग्राम में है बच्चों, तो घुली हुई गैस की मात्रा है ये, युक्त संतृप्त विलयन का आंशिक दाब कितना है? एक बार। जब विलयन में इतनी गैस घुली जाती है तब उस पर जो आरोपित दाब होता है बच्चों, वो कितना होता है? एक बार। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विलयन में 5 गुणा 10 की घात -2 ग्राम एथिन हो,
अगर गैस की मात्रा कितनी हो, इतनी हो जाए बच्चों, तो विलयन का आंशिक दाब क्या होगा, तब विलयन का आंशिक दाब पूछ रहा है बच्चों। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हेनरी का नियम लगने वाला है बच्चों। किसका नियम लगने वाला है? हेनरी का नियम। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉल्व करेंगे इसको और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज रूल, हेनरी के नियम से। अब हेनरी के नियम से क्या होता है बच्चों कि जो घुली हुई गैस का द्रव्यमान होता है, घुली हुई गैस का द्रव्यमान होता है वो समानुपाती होता है गैस पर आरोपित दाब के, यानी m इज प्रपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस के आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब है और आंशिक दाब के समानुपाती क्या होता है? ये घुली हुई गैस का द्रव्यमान। तो हम लिख सकते हैं कि जब 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथिन है, अर्थात 6.56 गुणा 10 की घात -3, m की जगह ये आ गया बच्चों। अब इस समानुपाती किसके हो जाएगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब दाब, आंशिक दाब के समानुपाती है, P के समानुपाती है। और P यहाँ फर्स्ट केस में कितना दे रखा है बच्चों? एक बार। कितना दे रखा है? एक बार दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है। तो इसको समीकरण नंबर हम बना देंगे फर्स्ट। अब कह रहा है कि जब बिलियन में 5.00 गुणा 10 की घात -2 ग्राम एथेन हो, ये भी m का मान है सेकंड केस में। तो जब इतना मान होगा गैस का 5.00 गुणा 10 की घात -2, तब पूछ रहा है बच्चों कि तब बिलियन का आंशिक दाब क्या होगा, तब दाब का मान पूछ रहा है। तो हम समानुपाती करके मान लेंगे कि माना तब दाब जो लगेगा वो P बार लगेगा। कितना लगेगा? P मान लिया हमने बच्चों। कितना मान लिया? P। और इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे? सेकंड। अब हम बच्चों P का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? P का मान पूछ रहा है। तो P का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग दे देंगे। अर्थात यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड भागित समीकरण फर्स्ट, अर्थात समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर। तो जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? सेकंड कितना? P/1 कर देंगे हम, P/1, और इधर हो जाएगा बराबर 5 गुणा, ये 5 ही है, 5.00 का मतलब क्या होता है? 5 होता है बच्चों। 10 की घात -2 बटे 6.56 गुणा 10 की घात -3 है बच्चों। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि 10 की घात -2 से इसको 10 की घात -1 बार काट देंगे। अब ये जाएगा बच्चों ऊपर। तो आइए इसकी कैलकुलेशन इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा P/1 बराबर 5 गुणा 10 की घात 1 बटे, इसको हम ले गए ऊपर ले आए बच्चों, यहाँ है 6.56। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की घात 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 बट्टे कितना है ये? 6.56। अब इस 6×7=42। अब इसमें हम जब भाग देंगे बच्चों तो ये जाएगा 7.62 बार। ये हमारा आएगा बच्चों, आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आपको? ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके साथी भी हमारी क्लास का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।